साक्षी महाराज, तो उनका बयान भी वायरल हो रहा है कि तुम तो वो बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा के लोग हैं उनको संबोधित करते हुए कहीं कह रहे थे कि तुम लोग तो संख्या में मात्र 10% हो, ये लोग 90% हैं। ये लोग मतलब जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, इसकी आबादी 90% है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद बीजेपी के सांसद कह रहे हैं, जो कई बार चुने हुए सांसद हैं, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब 90% अगर एकजुट हो गया, 90% अगर एक साथ इकट्ठा हो गया, तो सोचो तुम्हारे विधायक और सांसद भी नहीं चुने जाएंगे। और उनकी बात बिल्कुल तर्कसंगत है, न्याय संगत है कि अगर किसी भी विधानसभा का आंकड़ा देखें तो हर विधानसभा में मोटे मोटे तौर पे 90% दलित और पिछड़े लोग वोटर हैं। अगर सारे वोटर एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ मोर्चेबंदी कर दें, उनके विधायकों को, उनके सांसद प्रत्याशियों को का बहिष्कार कर दें, तो बीजेपी 0 पे पहुंच जाएगी। साक्षी महाराज को डर सता रहा है कि दलित पिछड़े कहीं सड़कों पे न उतर जाएं? साक्षी महाराज बिल्कुल डरे हुए हैं, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं। और इसमें एक देखने वाली बात ये है कि जो बीजेपी के जितने सवर्ण समाज के सांसद हैं, विधायक हैं, वो तो खुल के यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो दलित और पिछड़े समाज के बीजेपी के विधायक सांसद हैं, वो खुल के यूजीसी का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। चलो साक्षी महाराज ने कुछ हिम्मत जुटा के कम से कम इतने तो कहने का साहस दिखाया कि भैया तुम जो 10% वाले लोग हो, ये लोग यूजीसी का विरोध नहीं करो, नहीं तो बीजेपी को आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में, उत्तराखंड चुनाव में और जो तमाम राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसमें नुकसान होगा। पर ये यूजीसी की लड़ाई जातीय संघर्ष में ना परिवर्तन होगी ना। देखिए ये जो मुद्दा था कि जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, खासतौर से हायर एजुकेशन में, वहाँ पर जो जातीय भेदभाव हो रहा है, जो जाति के नाम पर दलित और पिछड़े बच्चों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, तो उसके लिए ये यूजीसी का एक विधेयक आया था, कानून आया था। इस कानून को विचारधारा तक रहने देना चाहिए था, बल्कि अब क्या हो रहा है कि अब ये कानून जातियों में बंट गया है। जो तमाम सवर्ण जातियां हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, ये धड़ा तो एक तरफ इनका स्टैंड क्लियर हो गया। हमारी पार्टी में भी कई नेता ऐसे हैं जो मनवादी विचारधारा के हैं, वो लोग खुल के इसका विरोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये यूजीसी का जो कानून है वो ना लागू हो। लेकिन चूंकि विपक्ष में है तो इस वजह से वो कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं। और वहीं दूसरा धड़ा ऐसा है जो दलित है, पिछड़ा है, जो विपक्ष के लोग हैं वो तो खुल के विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसमें आप देखो अखिलेश यादव खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं, जबकि आरजेडी के जो तमाम नेता हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों और जो तमाम विधायक हैं, वो खुल के विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में बोल रहे हैं वो विधानसभा में भी बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूजीसी का कानून अगर लागू नहीं हुआ तो सड़कों पे हंगामा होगा। साउथ में भी तमाम जो पार्टियां हैं उसमें भी दो मत हैं। कुछ पार्टियों के जो नेता हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ पार्टियों के नेता वहीं उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ नेता उस पे खामोश हैं। आपने अखिलेश यादव जी का नाम लेके यूजीसी के वो समर्थन में नहीं आ रहे, वो तो शंकराचार्य के समर्थन में आ रहे हैं, उनको बचाने की पूरी कोशिश कर। देखिए पूरी पार्टी शंकराचार्य को बचाने। मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि तमाम जो धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, इनके जो आपस में ड्रिफ्ट चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही, इसमें हमारे जो बहुजन नेता हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं यूजीसी की मुखालफत कर रहे हैं। अगर हम अभिमुक्तेश्वरानंद की बात करें तो ये आरक्षण का खुल के विरोध करते हैं, जातिगत जनगणना का ये खुल के विरोध करते हैं, ये आपके यूजीसी का भी खुल के विरोध करते हुए नजर आए हैं। उसका भी विरोध किया यादवों ने जो कथावाचन किया, जो यादवों का तिरस्कार हुआ तमाम जगह, वहाँ भी ये यादवों के साथ खड़े हुए नजर नहीं आए। वहाँ भी ये कहते हुए नजर आए कि कथा भागवत करना, शंकराचार्य बनना, मंदिरों का पुजारी बनना, ये तो ब्राह्मणों का काम है। तो अगर कोई व्यक्ति मनवादी विचारधारा को मानता है, जातीय श्रेष्ठता के भाव को मानता है, तो हमें उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। हालांकि चलो शंकराचार्य जो अभिमुक्तेश्वरानंद है वो योगी आदित्यनाथ की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कुछ पता नहीं होता है कि कब ये लोग
किस तरह के बयान को दे जाएं, किस तरह की बयानबाजी कर जाएं, उससे क्या होगा, जो हमारे देश का बहुजन है उसका नुकसान होगा। हम तो एक चीज़ मानते हैं, हम उस व्यक्ति को अपना मानते हैं जो दलित पिछड़ों के हक हकूक़ के लिए लड़ता है। हम बीपी सिंह जी को अपना मानते हैं, हम अर्जुन सिंह जी को अपना मानते हैं, और हम हर ऐसे सवर्ण नेता को अपना मानते हैं, समाज सुधारक को अपना मानते हैं जो दलित और पिछड़ों के लिए खुल के सड़क पे आए और खुल के बात कहे। हम ऐसे लोगों को अपना नहीं मानते, चाहे वो भले ही पिछड़ी जाति का हो, जो अंदर से जिसके मनवाद पल रहा है और जो आरक्षण के खिलाफ बोल रहा है। अब जैसे देखा जाए, एक ट्वीट बहन मायावती जी ने भी किया, लेकिन वो भी यूजीसी के मामले पे ना तो खुल के पक्ष में दिखी, ना खुल के विरोध में दिखी। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के कानून से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ के इतने साल सत्ता में काबिज रहे, सामाजिक न्याय सही, अगर समाजवादी पार्टी या बसपा की बात की जाए तो ये लोग सामाजिक न्याय की पार्टी माने जाते रहे हैं। पहले जो कांसीराम जी, मान्यवर कांसीराम जी हों, नेताजी मुलायम सिंह जी हों, इन लोगों ने तो खुल के जो है स्लोगन दिया था कि तिलक तराजू और तलवार, इनमें मारो जूते चार, यानी कि जो सवर्ण लॉबी है उसका खुल के विरोध किया था। और अब जो उसमें नुमाइंदगी करने वाले नेता हैं, तो उन्हें आखिर डर किस बात का लग रहा इस है? पूरे विवाद में यूजीसी में जो आंदोलन हो रहे हैं समर्थन में, अब जो विरोध कर रहे हैं इसका, वो कह रहे हैं एक देश के गद्दार हैं, इनको गोली मारी जाए। देखिए ऐसा है, किसी विचारधारा से अगर आप प्रेरित हैं और आप देश के संविधान में संवैधानिक तरीके से किसी भी बात का विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो विरोध करने वाला व्यक्ति कभी देश का गद्दार नहीं हो सकता। इस तरीके से देखा जाए तो ये जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, तो ये भी देश के गद्दार हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस खुल के यूजीसी का समर्थन कर रही है। तो जो ये मनवादी विचारधारा के लोग जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब मोदी का विरोध कर रहे हैं। और आज से 2 साल पहले तक ये माना जाता था कि मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध, और देश का विरोध मतलब उसके ऊपर देशद्रोह का कानून लगना चाहिए। तो अब जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, तो उन पे देश विरोधी कानून क्यों नहीं लग रहा है, उनको गद्दार घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है, उस पे सरकार खामोश क्यों है? बृजभूषण शरण सिंह जैसा नेता जो खुलेआम एक पॉडकास्ट में ये कह रहा है कि देश में सवर्णों की जो आबादी है वो 30% से ज़्यादा है, तो बृजभूषण जैसे लोगों को आखिर ये डेटा कहाँ से मिला कि 1931 में लास्ट टाइम जनगणना हुई थी, तब आपकी आबादी 10% थी और अब एकदम से बढ़कर 30% कैसे हो गई? जबकि सवर्णों के घर में देखा जाए तो वो 1 बच्चा या 2 बच्चा पैदा करते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होते उनके यहाँ, और ज़्यादातर जो बच्चा पैदा होते हैं वो दलित और पिछड़ों के यहाँ होते हैं। आज की तारीख में भी दलित पिछड़ों के घर में 3-3, 4-4 बच्चे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो हमारी आबादी है देश का, जो दलित पिछड़ा आदिवासी है, इसकी 90% से कम नहीं है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना का जो वादा किया था, वो वादा करने के बाद भी अभी भी उसमें गोलमोल और ढीलम ढाल दिए हुए हैं। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी देख रहे हैं। अभी तो स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और स्टे देने के बाद कुछ समय दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जब दलित पिछड़ों के हक हकूक़ की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको लाग लपेट क्यों करने लग जाता है, टालम टोल क्यों करने लग जाता है। जब ईडब्ल्यूएस का मामला आया तो देश आगे चला गया। देखिए, जब सवर्णों को आरक्षण देने की बात आई तो देश आगे चला गया और 72 घंटे के पीछे फैसला हो गया। और जब दलित पिछड़ों को फ़ायदा देने की बात आई, आदिवासी समाज को फ़ायदा देने की बात आई, तो वही सुप्रीम कोर्ट ये कहने लग जाता है कि देश पीछे चला जाएगा। जब एनसीईआरटी की किताब में सुप्रीम कोर्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भ्रष्टाचार पे जो ये चीज़ें हैं उससे कोर्ट का नाम खराब होगा, न्याय व्यवस्था का नाम खराब होगा, और आनन फानन में उन चीज़ों को सिलेबस से हटवाया जाता है, तब देश पीछे नहीं जाता। लेकिन देश पीछे कब जा रहा है? जब दलित पिछड़े और आदिवासी के हक हकूक़ की बात होती है। आपको नहीं लगता इस कानून से जो माहौल बन रहा है इससे एक चिंगारी पनप रही है?
तो ये ज्वाला मैं आपको बताऊं, 1992 के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हमें देखने को मिला है। जब सामाजिक न्याय की बात की जाए तो जो सामाजिक न्याय वो 90 के दशक में चल रहा था, जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने में टालमटोल हो रही थी और मंडल बनाम कमंडल का एक जो द्वंद्व चल रहा था, उसी तरह का द्वंद्व इस समय जो मंडल बनाम कमंडल पार्ट 2 हम कह सकते हैं, और ठीक उसी तरीके से चल रहा है। और हर जगह यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, तमाम जो शैक्षिक संस्थान हैं उनके लेवल पे, तमाम जो मीडिया संस्थान हैं उनमें, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह दो धड़े में समाज बट गया है। एक धड़ा जो यूजीसी के समर्थन में है और एक धड़ा जो यूजीसी का खुल के विरोध कर रहा है। और साक्षी महाराज जैसे लोग, उनका ऐसे समय में जो ये बयान आया है, ये अपने आप में बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए चिंता का सबब है कि अगर कहीं 90% जो वोटर है देश का वो इकट्ठा हो गया, वो एकजुट हो गया, तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। आपको ये नजर नहीं आ रही जो शिक्षा संस्थान है उनमें कई जगह संघर्ष देखने को मिला है आपस में? देखिए, शैक्षिक संस्थानों में इस समय माहौल बहुत ख़राब हो गया। अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, हम जेएनयू और डीयू की बात करें, पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ये जो 5-6 यूनिवर्सिटी हैं जो हिंदी बेल्ट में पड़ती हैं, यहाँ आए दिन आपको इस तरह की खबर मिलेंगी कि कहीं दलित समाज और पिछड़े समाज के जो छात्र हैं उनको सवर्ण समाज के लोगों ने पीट दिया, कहीं किसी सवर्ण प्रोफेसर ने दलित पिछड़े के साथ शोषण की घटना आएगी, कहीं किसी सवर्ण वाइस चांसलर ने किसी दलित पिछड़े शिक्षक के साथ कुछ दुराचार कर दिया, इस तरह की घटना आएगी। वो भी इस तरह इस समय आ रही हैं, ऐसे माहौल में आ रही हैं जब यूजीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देश में जातीय भेदभाव अभी भी है या नहीं है, इस पे एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। तमाम जो विचारधारा के बुद्धिजीवी लोग हैं इस पे अपना पक्ष विपक्ष रख रहे हैं, और इस संजीदा समय में भी इस तरह के जो घटनाएं आ रही हैं, वाइस चांसलर जो जेएनयू की हैं, जो खुद पिछड़े समाज से आती हैं, उनका इस तरह का जो बयान आना कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो काले लोग हैं वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो आरएसएस की मानसिकता को बताता है कि आरएसएस की जो मनवादी मानसिकता है, ये लोग कहीं अभी भी अंदर ही अंदर ये लोग यूजीसी के विरोध में है। नहीं प्रोफेसर साहब, जिस मनोवादी व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, जिस मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, जिसे बोलने से पहले लोग डरते थे कि ये गैर समानता पे आधारित किताब है, अब इस किताब को तो लाकर, मनुस्मृति व्यवस्था को लाकर संविधान के बराबर खड़ा किया जा रहा है। देखिए, ये संविधान के बराबर खड़ा करने वाले लोग कौन है? आरएसएस के लोग। ये फिर से मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पिछले 12 साल से इनकी सरकार चल रही है और यही इनके लिए सही समय है कि संविधान को कमज़ोर किया जाए, जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको ख़त्म किया जाए, उसकी जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, गलगोटिया जैसे विश्वविद्यालय तैयार किए जा रहे हैं जहाँ पे मूर्खों की फैक्ट्री बनाई जा रही है, मूर्ख पैदा किए जा रहे हैं। टॉप यूनिवर्सिटी में टॉप, देखिए गलगोटिया इस समय देश की टॉप यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर मूर्खों की तादाद देखिए, किस तरह के प्रोफेसर हैं और किस तरह के विद्यार्थी हैं, और ये देश को किस दिशा में लेके जाएंगे। इसके पीछे आप जो आरएसएस है और सरकार है उसकी साजिश समझिए। अगर ये किसी और पार्टी की सरकार इस समय होती तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे मानहानि का मुकदमा दर्ज होता, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होती और उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होती। लेकिन चूंकि मनवादी विचारधारा के लोगों की सरकार है तो गलगोटिया को बचाने के लिए लाग लपेट की जा रही है। कभी शंकराचार्य का मुद्दा उखाड़ दिया जाता है, कभी युवा कांग्रेस के धरने प्रदर्शन का मामला निकाल के दिया जाता है, कहीं वाइस चांसलर जो जेएनयू के हैं उनसे इस तरह से विवादित बयान दिलवाया जाता है। कुल मिला जुला के जो इतनी बड़ी साजिश इस देश में इस समय चल रही है मनवादियों द्वारा, उस साजिश के चंगुल में जो देश का दलित पिछड़ा है उसको ये लोग फंसाना चाह रहे हैं। इसमें कौन है? आरएसएस भी कह रहा है कि यूजीसी का विरोध नहीं करना चाहिए, सरकार करना नहीं चाहिए। ये बताइए, अगर करना नहीं चाहिए तो सख्त कानून के समर्थन में आप लोग खड़े तो हो। आप लोग सिर्फ ऊपरी मन से बोल दो, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या मोहन भागवत हो, अगर ऊपरी मन से ये बोल रहे हैं कि लागू होना चाहिए और विरोध नहीं होना चाहिए, बोलने से नहीं होता है।
कोई भी नियम कानून लागू करवाना है तो उसमें सरकार की तरफ से सख्ती होनी चाहिए। आरएसएस के तो लोग अब सभी सरकारी संस्थाओं में, सभी संस्थानों पे इनका कब्जा है। अगर मोहन भागवत चाहें तो क्या मजाल है कि यूजीसी एक्ट जो है लागू ना हो पाए। जब ये लोग ईडब्ल्यूएस 10% वाला 72 घंटे में लागू करवा सकते हैं तो यूजीसी पे इतनी लंबी बहस क्यों हो रही है। इसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, इस पे आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, शैक्षिक संस्थाएं जल रही हैं, शैक्षिक संस्थाओं में जातीय भेदभाव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जातीय द्वंद्व हो रहे हैं, तो इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। सरकार इस पे ढीलम ढाल क्यों दे रही है। सवाल यहाँ पे बहुत सारे हैं। और साक्षी महाराज, में फिर उसी विषय पे आऊँगा कि साक्षी महाराज ने अगर कोई बयान दिया है, कोई बीजेपी का पिछड़ा सांसद अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो उस बयान के कई मायने हो सकते हैं कि सियासत के गलियारों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब पूरा देश 2 धड़े में बंटने वाला है, दलित और पिछड़ा एक तरफ होने वाला है और देश का जो आदिवासी समाज है वो एक तरफ होने वाला है, और ये सभी लोग मिलकर मनवादियों के खिलाफ घेरेबंदी करने वाले। अब इसमें देखने वाली एक बात और है, जो छोटी छोटी पार्टियों के लोग हैं वो लोग भी धीरे धीरे अब यूजीसी के समर्थन में उतर रहे हैं। तो जितना लेट सरकार और कोर्ट इस मामले में करेगी तो उतना ही इन मनवादियों को इसमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा।